अच्छा, हमारा इसका जो हमने स्टार्ट किया था रीनल ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन मैकेनिज़म्स जो थे, ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़म्स, उसमें से 2-3 चीज़ें रह गई थी, आज हम वो कवर कर लेंगे। उसमें एक चीज़ हम बताई हुई है ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम फॉर द सब्सटेंसेस दैट आर एक्टिवली रीअब्जॉर्ब। ठीक है, जो एक्टिवली रीअब्जॉर्ब चीज़ें होती हैं उन चीज़ों के लिए एक टर्म उन्होंने यूज़ की है, ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम। ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम एक लिमिट को कहते हैं जिस रेट के ऊपर कोई भी सॉल्यूट ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है ना, तो जब वो ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है तो उसकी एक लिमिट आ जाती है। ठीक है, वो लिमिट क्यों आती है, हमें पता है कि कोई भी सब्सटेंस जब ट्रांसपोर्ट होता है तो वो डिफरेंट कैरियर प्रोटीन्स को यूज़ करता है। ठीक है, तो इसमें सैचुरेशन ऑफ द कैरियर प्रोटीन ड्यू टू एक्सेसिव ट्यूबुलर लोड। ट्यूबुलर लोड कहते हैं कि जो पीछे से फिल्ट्रेट होकर आ रहा है ना, वो ट्यूबुलर लोड है। ठीक है, जब वो लोड एक्सेसिव हो जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए, आगे इतनी कैरियर प्रोटीन ना हो, तो फिर एक सैचुरेशन अचीव हो जाती है जिसको हम नाम देते हैं ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम का। ठीक है, अब हमारे पास जो इसकी बेस्ट एग्जांपल है वो उन्होंने दी हुई है कि जो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम होता है वो नॉर्मली कितना होता है, 375 ग्राम पर मिनट। ठीक है, लेकिन इस बात को उन्होंने एक तरीके से एलाबोरेट किया है ग्राफ में, हम वो ग्राफ देखते हैं। अगर हम इस ग्राफ में देखें तो उन्होंने एक्स एक्सिस पे ली है प्लाज्मा ग्लूकोज की कंसंट्रेशन और वाई एक्सिस पे उन्होंने ली है जो ग्लूकोज फिल्टर्ड हुआ है, ग्लूकोज फिल्टर्ड लोड, रीअब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर देखें तो नॉर्मली हमारे पास जो प्लाज्मा की ग्लूकोज कंसंट्रेशन होती है वो कितनी होती है, 100 ग्राम पर डेसीलीटर। 100 ग्राम पर डेसीलीटर के ऊपर जो ग्लूकोज का 100 ग्राम पर ml बोल लें आप, उसके ऊपर जो उसके ग्लूकोज का जो फिल्टर्ड लोड है या उसकी जो एक्सक्रीशन है वो कितनी हो रही है, एक्सक्रीशन तो नहीं होती, नॉर्मली उसकी रीअब्जॉर्प्शन होती है। तो अगर हम उसकी रीअब्जॉर्प्शन देखें तो वो कितनी हो रही है, 100 के पास यानी कि 125, जो कि नॉर्मल है। लेकिन जैसे जैसे प्लाज्मा ग्लूकोज कंसंट्रेशन इंक्रीज़ कर रही है, जैसे ये 200 पे गई, ये जो इंक्रीज़ करके 200 पे गई, जिसके ऊपर उसकी एक्सक्रीशन स्टार्ट हो गई है, इस पॉइंट को उन्होंने नाम दिया है थ्रेशोल्ड। ठीक है, अब इसके ऊपर एक्सक्रीशन हो गई है, लेकिन उन्होंने पीछे तो हमने ये बोला था कि जो ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम है वो कितना है, 375 ग्राम पर मिनट, और हम यहाँ पर कह रहे हैं कि 250 पे अगर हम यहाँ से देखें तो तकरीबन यहाँ पे 250 के ऊपर आकर जो है वो ग्लूकोज की एक्सक्रीशन स्टार्ट हो गई है। ये क्या माजरा है, ये माजरा ये है कि हमें पता है कि किडनी के अंदर हमारे पास नेफ्रॉन्स होते हैं। ठीक है, कुछ नेफ्रॉन्स जो होते हैं उनका जो ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम होता है वो 250 पे अचीव हो जाता है, और कुछ का हो जाए वो 375 पे अचीव होता है। ठीक है, इस तरह अगर हम ओवरऑल किडनी की बात करें तो सारी की सारी किडनी की कैपेसिटीज़ मिला के देखें, दोनों साइड की किडनीज़ की, तो तब हमारे पास उसका ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम बनता है, वो कितना बनता है, 375 मिलीग्राम पर मिनट। ठीक है, और इस सारे फिनोमेना को हम हेट्रोजेनिसिटी भी बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने बताया हुआ है कि नॉर्मली तो हम जो हेल्दी पर्सन होता है उसके यूरिन के अंदर हमारे पास ग्लूकोज की एक्सक्रीशन नहीं हो रही होती, लेकिन डायबिटीज़ मिलाइटिस के केस में जिसमें फिल्टर्ड लोड जो है वो ग्लूकोज का वो इतना एक्सीड कर जाता है कि उसका ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम को भी मतलब क्रॉस कर देता है नॉर्मल जो होता है उससे, तो उसकी वजह से जो ग्लूकोज है वो यूरिन के अंदर एक्सक्रीट आउट होना शुरू हो जाता है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमने पहले बात की कि जो सब्सटेंसेस एक्टिवली रीअब्जॉर्ब हो रहे थे उनके लिए टर्म हमने यूज़ की थी ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम, लेकिन जो चीज़ें हमारे पास पैसिवली ट्रांसपोर्ट होती हैं उनके लिए हम ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम की टर्म नहीं यूज़ करें, उनके लिए हम यूज़ कर रहे हैं ग्रेडियंट टाइम ट्रांसपोर्ट। ग्रेडियंट टाइम ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है कि जो सब्सटेंसेस पैसिवली ट्रांसपोर्ट होते हैं वो किस चीज़ पे, वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। एक तो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के ऊपर, दूसरा उसकी परमेबिलिटी कितनी है मेम्ब्रेन की, और तीसरा कितनी देर वो फ्लूइड जो है वो उस ट्यूब्यूल के अंदर रहता है। ठीक है, जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया कि जैसे कि हमारी सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन जो है वो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से होती है, तो वो ग्रेडियंट टाइम ट्रांसपोर्ट अचीव करती है, ग्रेडियंट टाइम ट्रांसपोर्ट के थ्रू होती है, क्योंकि हमें पता है कि जब लेट मी शो यू डायग्राम जहाँ से आपको बेहतरीन समझ आएगी। तो इस डायग्राम की बात हो रही है कि इसमें सबसे पहले देखें बेजोलेटरल मेम्ब्रेन के ऊपर, एक मिनट, बेजोलेटरल मेम्ब्रेन के ऊपर हमारे पास एटीपेज पंप था। ठीक है, इस एटीपेज पंप ने सोडियम को बाहर निकाला और पोटाशियम को अंदर किया। अब इसकी, और यहाँ पर भी हमारे पास एटीपेज पंप है, अब ये वाला एटीपेज पंप है, ये जो लीकेज करवा रहा है इनटू द इंटरसेलुलर स्पेसिस
ये जो सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन हो रही है इसके थ्रू, ये किस फिनोमेना के थ्रू हो रही है, ये पैसिवली ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे जो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन है इसको हमने नाम दिया हुआ है ग्रेडियंट टाइम ट्रांसपोर्ट का, ठीक है, जो कि 3 चीज़ों पे डिपेंड कर रही है। एक तो उसकी परमेबिलिटी पे, ठीक है, दूसरा उसकी इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के ऊपर, और तीसरा हमारे पास वो कर रही है कि कितनी देर जो है वो फ्लूइड टिब्यूल के अंदर रहता है, ठीक है। जब यहाँ से ये एक्सक्रीट होगा तो जाहिर बात है कि ये वाला जो सोडियम टिब्यूल में था ल्यूमेन में, ये हमारे पास ब्रश बॉर्डर मेम्ब्रेन के थ्रू भी सेल के एपिथेलियल सेल के अंदर मूव करेगा, और दूसरा ये जो टाइट जंक्शंस हैं, ये प्रॉक्सिमल टिब्यूल में ये जो टाइट जंक्शंस हैं ये इतने टाइट नहीं होते, तो यहाँ से भी सोडियम जो है, सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन होती है। तो ये जो लीकेज हो रही है, ये जो लीकेज का फिनोमेना हो रहा है, ये किस वजह से हो रहा है? ग्रेडियंट टाइम ट्रांसपोर्ट की वजह से हो रहा है, और यहाँ पे ये पैसिव ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, नॉट एक्टिव। वही फिर आगे मैंने लिख दिया है कि बैक लीक मैंने आपको बताया हुआ है कि जो टाइट जंक्शन की परमेबिलिटी है उसके ऊपर डिपेंड कर रही है, और दूसरा जो उसकी इंटरस्टिशियल फिजिकल फोर्सेस है, यानी कि जब वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ जाता है तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड से आगे उसने ब्लड में जाना है, तो वहाँ पर हाइड्रोस्टैटिक और कोलाइडोस्मोटिक फोर्सेस को यूज़ करके वो एंटर हो जाएगा ब्लड के अंदर। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने 2 इंपॉर्टेंट बातें बताई हुई। एक ये कि ये जो हमने ग्रेडियंट टाइम ट्रांसपोर्ट की एग्जांपल ली कि जो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन हो रही थी प्रॉक्सिमल टिब्यूल में, इस सारी बातों से हमें क्या पता चला कि जितनी ज़्यादा कंसनट्रेशन होगी सोडियम की प्रॉक्सिमल टिब्यूल के अंदर, उतना उसका रीअब्जॉर्प्शन रेट ज़्यादा होगा, और जितना स्लो रेट होगा फ्लूइड का, मतलब जितनी ज़्यादा देर वो टिब्यूल के अंदर रुकेगा, उतना ज़्यादा उसकी जो है ज़्यादा परसेंटेज जो है सोडियम की रीअब्जॉर्ब होगी प्रॉक्सिमल टिब्यूल में। लेकिन अगर हम डिस्टल पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन में देखें, जैसे कि प्रॉक्सिमल से आगे डिस्टल कन्वोलेटेड टिब्यूल आते हैं, वहाँ पर हमारे पास टाइट जंक्शंस बहुत ज़्यादा टाइट होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से वहाँ पर सोडियम की जो ट्रांसपोर्ट है वो कम होती है। लेकिन इन सेगमेंट्स में ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम इन दी सेगमेंट्स इन सेगमेंट्स के अंदर जो है ना, जो डिस्टल हमने पढ़ा कि प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड टिब्यूल में ग्रेडियंट टाइम ट्रांसपोर्ट के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रही थी सोडियम की, और जो डिस्टल कन्वोलेटेड टिब्यूल है वहाँ पर हमारे पास ट्रांसपोर्ट कैसे होगी? थ्रू ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम, जो पीछे हमने पढ़ी थी, जो एक्टिवली कैसे कि वहाँ पर सेंटर हार्मोन्स रिलीज होंगे जो उसकी ट्रांसपोर्टेशन करवाएंगे, जैसे कि एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन में पता है कि वो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन के लिए एक बेस्ट हार्मोन होता है। अच्छा, अब सारा कुछ आ गया, सॉल्यूट वॉल्यूट आ चुके हैं, अब हमारे पास रहता है वाटर भाईजान। अब देखें फॉर एग्जांपल ये है ट्यूबुलर ल्यूमेन है, ये सेल है, एपिथेलियल सेल है, ये हमारे पास इंटरस्टिशियम है। सारा का सारा सॉल्यूट जो है वो आ रहा है, तकरीबन आ चुका है किसके अंदर? सेल के अंदर। तो बाहर सॉल्यूट की कंसनट्रेशन कम हो जाएगी और वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। वाटर हमेशा कम सॉल्यूट से हाई सॉल्यूट की तरफ मूव करता है, तो वाटर ऑस्मोसिस के थ्रू जो है वो सेल के अंदर मूव कर जाएगा। अब ये जो सेल ऑस्मोसिस के थ्रू मूव करेगा, एक तो ये यहाँ पे भी मूव करेगा, दूसरा इसका जो टाइट जंक्शंस हैं वहाँ से भी लार्ज ऑस्मोटिक फ्लो होगा वाटर का थ्रू टाइट जंक्शंस, और वो अपने साथ सॉल्यूट्स भी लाएगा, और ये जो अपने साथ सॉल्यूट खींच के लाएगा इसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट ड्रैग। ना समझ आए आप पीछे से रिवाइंड करके दोबारा देख लें। अच्छा, अब ये जो टाइट जंक्शन है इनका क्या कॉन्सेप्ट है? अगर हम प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड टिब्यूल के अंदर देखें तो ये जो टाइट जंक्शन होते हैं ये इतने ज़्यादा टाइट नहीं होते, ठीक है, जो बात मैंने आपको पीछे भी बताई है, यानी कि इनकी परमेबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, परमेबिलिटी ज़्यादा होगी, लेकिन यहाँ पर कंसनट्रेशन ग्रेडियंट बेशक कम होता है, लेकिन परमेबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर वाटर की रीअब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा होती है। अगर हम असेंडिंग लूप ऑफ फैलने की बात करें तो वहाँ पर जो टाइट जंक्शन की एडहेरेंस है ना वो बहुत ज़्यादा होती है, और साथ में उसकी जो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन हमें पता है कि जो इसमें जैसे जैसे हम डिस्टल पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन में आएंगे तो वहाँ पर वो टाइट जंक्शन की एडहेरेंस उसकी परमेबिलिटी पे ज़्यादा बार डिपेंड कर रही होगी, तो उसकी परमेबिलिटी ही कम है क्योंकि टाइट जंक्शन इतने ज़्यादा टाइट है, तो वहाँ पर वाटर जो है तकरीबन ना होने के बराबर रीअब्जॉर्ब होगा। और अगर हम डिस्टल टिब्यूल यानी कि कलेक्टिंग डक्ट या कलेक्टिंग टिब्यूल्स की तरफ आ जाएं, कलेक्टिंग डक्ट्स की तरफ आ जाएं, तो वहाँ पर वाटर की रीअब्जॉर्प्शन डिपेंड ही एडीएच के ऊपर कार्य होती है। एडीएच हार्मोन होता है जो कि वाटर की रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, हम आगे जाके पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास आखिरी टॉपिक है ट्रांसपोर्ट के, जो ट्रांसपोर्ट हो रही थी उनमें थी रीअब्जॉर्प्शन ऑफ क्लोराइड, यूरिया एंड अदर सॉल्यूट्स। अब सबसे पहले क्या अब्जॉर्ब हुआ? सोडियम रीअब्जॉर्प्शन हुई। सोडियम के पीछे पीछे क्या चीज़ रीअब्जॉर्ब हुई? वाटर, क्योंकि सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन वाटर की रीअब्जॉर्प्शन आपस में क्लोजली कोऑर्डिनेटेड होती हैं। जब ये दोनों चीज़ें रीअब्जॉर्ब हो जाती है ना तो पीछे ट्यूबुलर ल्यूमेन के अंदर हमारे पास लार्ज नेगेटिव आयंस रह जाते हैं, ठीक है। अब ये आयंस क्या करते हैं कि जब नेगेटिविटी की वजह से वहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा हो जाता है, एक तो वहाँ पर पोटेंशियल नेगेटिव हो गया और अंदर क्या है पॉजिटिव आयन ज़्यादा हो गए एपिथेलियल सेल, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, एक तो इस तरह से वो मूव करेगा अंदर की तरफ, दूसरा ग्रेडियंट भी डेवलप होगा, ग्रेडियंट के थ्रू भी वो डेवलप करेगा।
ठीक है, और पैसिव क्लोराइड की रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगी। दूसरा हमारे पास क्या होगा कि अब ये क्लोराइड भी हो गया, पीछे रह गया यूरिया। लेकिन हमें पता है कि जितना यूरिया हमारे पास फिल्टर्ड होता है ना, उसमें से हाफ से भी हाफ तकरीबन जो है ना वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है और हाफ रीएब्जॉर्ब होता है, लेकिन इसकी एब्जॉर्प्शन पुअर होती है। यूरिया ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जो कि इसको फैसिलिटेट करते हैं इसकी रीएब्जॉर्प्शन में। बाकी इसके आगे हम डिटेल पढ़ेंगे। तो ये हमने यहाँ पर ख़त्म करते हैं और बाकी आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे अपनी ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन सिक्रीशन वगैरह को, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।